बच्चों, ऑडिट को हम दो पार्ट पे क्लासिफाई बेसिकली कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल ऑडिट को डिटेल में हमने पढ़ा। एक्सटर्नल ऑडिट कई तरह का हो सकता है। इसमें फाइनेंस ऑडिट जो है वो भी एक्सटर्नल ऑडिट के उसमें डेफिनेशन में आता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट भी एक्सटर्नल ऑडिट के उसमें आता है बेटा। कॉस्ट ऑडिट हम डिफाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में टैक्स ऑडिट हम पहले पढ़ेंगे। टैक्स ऑडिट के बारे में हम बताएंगे। इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एक रेफरेंस में देना चाहता हूं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आप नोट कर लीजिए बेटा इस बात को। इनकम टैक्स एक्ट 1961, शाबाश, requires compulsory audit for certain assessees. assessee मतलब जिनके अकाउंट्स का असेसमेंट होता है, जिनके अकाउंट्स का assessment for the purpose of assessment, यानी असेसमेंट मतलब असेसमेंट किस चीज के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। मान लीजिए मैं एसएससी हूं, मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, तो मेरे अकाउंट्स की जांच होगी फॉर द पर्पस ऑफ माय टैक्स लायबिलिटी, तो उस चीज को बोलते हैं असेसमेंट। और जिसका असेसमेंट किया जाता है एसएससी। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कुछ एसएससीज को तो ऑडिट करवाना जरूरी है और कुछ एसएससीज के लिए ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। जिनके लिए नहीं है वो बता देंगे मेरे को भाई 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इनकम टैक्स एक्ट मान लेगा कि इसको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कुछ एसएससी के लिए ये कंपलसरी है। शाबाश बेटा। तो ऑडिट सभी एसएससी के लिए कंपलसरी नहीं है। टैक्स ऑडिट के बारे में आप सुन लीजिए ध्यान से बेटा। आप जब एग्जीक्यूटिव लेवल पर आएंगे या प्रोफेशनल लेवल पर आएंगे तो डिटेल में इन बातों को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी इसका टैक्स ऑडिट का हम ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन मात्र ले रहे हैं, ठीक है बेटा। कैसे हम जांच करेंगे कि किसको ऑडिट करवाना है? तो इंस्टीट्यूट ने इनकम टैक्स एक्ट ने क्या करा, एक लिमिट बना दी, अलग अलग लिमिट बना दी। हर साल वो लिमिट ऊपर जाती है, नीचे जाती रहती है, इसलिए वो लिमिट आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक स्पेसिफिक लिमिट बना दी, ठीक है बेटा। वो टर्नओवर भी हो सकती है, वो ग्रोस रिसीट्स भी हो सकता है। जैसे अभी पिछली जो लिमिट थी वो ये थी कि 60 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर है तो आपको अपना ऑडिट करवाना है। यानी आप प्रोफेशनल है, कंपनी के सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, और आपकी साल में 15 लाख रिसीट्स अगर आप ले रहे हैं, ग्रोस रिसीट्स आपकी 15 लाख रुपए फीस के रूप में ले रहे हैं, तो आपको अपना ऑडिट करवाना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो हर आदमी के लिए टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑडिट इज टू असिस्ट द टैक्स अथॉरिटीज इन मेकिंग करेक्ट इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ द एसएससी। भाई इनकम टैक्स एक्ट की हेल्प करना कि एसएससी से सही और पूरा इनकम टैक्स वसूल किया जा सके, ठीक है बेटा। तो टैक्स ऑडिट के बारे में हमें ज्ञान लेना है थोड़ा सा, बस इतनी सी बातें इसमें हमने याद करनी है, ठीक है बेटा। तो इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंट टाइप्स की प्रोविजंस हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा, ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को असिस्ट करना फॉर द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम सच एसएससीज हुज ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है बेटा। तो टैक्स ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? टैक्स ऑडिटर हैज टू स्पेसिफिकली report on certain transactions which have an effect on income tax liability of the assessee concerned, ठीक है बेटा। तो टैक्स ऑडिटर
उन सभी ट्रांजैक्शंस को जांच करता है जो जिन ट्रांजैक्शन से इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है एसएससी की। तो टैक्स अथॉरिटीज के लिए बेसिकली टैक्स अथॉरिटीज के लिए बनाया जाता है टैक्स ऑडिट। ठीक है बेटा, आपको बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप क्या करेंगे, अपने स्टडी मैट को बेटा यहां से पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैंक ऑडिट। ठीक है, बैंक ऑडिट। बस टैक्स ऑडिट की 3-4 बातें आपको याद रखनी है। किसके पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसके पर्पस के लिए बनाया जाता है बेटा, टैक्स अथॉरिटीज के पर्पस के लिए बनाया जाता है। पर्पस ऑब्जेक्टिव इसका डिस्कस किया। बस इंट्रोडक्टरी मात्र इसमें आपको पढ़ना है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इसके अंदर नहीं है। बस ज्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन आना है तो 1 नंबर के लिए वो क्या पूछ लेगा आपसे, कोई एक बात पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछ सकता। बैंक ऑडिट करना है बेटा। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया। आप किसी भी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, चाहे भारत की बात करें, किसी की बात करें, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो बैकबोन होते हैं। ठीक है बेटा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जैसे वहां इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये रिक्वायर करता है, ये प्रोवाइड्स करता है कि बैंक्स का ऑडिट होना चाहिए, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को क्या करना है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स करना है। 2 बातें करनी है, बैंकिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, एक तो रिक्वायरमेंट ये है और दूसरा ऑडिट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही प्रोवाइड करता है कि बैंक्स का क्या होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है बेटा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, बिजनेसमैन की जान होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ना हो तो बिजनेस करना इतना आसान ना हो। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बिजनेस ही इकोनॉमी की जान है, बिजनेस से ही मनी साइकिल घूमता है। तो इसीलिए बिजनेस को मेंटेन करने के लिए सक्सेसफुल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है। अगर बैंक्स फेल हो जाएं, जहां पे बैंक्स फेल होने लगे, जिस कंट्री में आप यूनान का एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रीस का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां के जब बैंक्स फेल होने लगे तो पूरा कंट्री ही कोलैप्स कर गया, पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर गई। तो जिस देश के बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था भी कोलैप्स कर जाती है। अब बैंक्स की कोलैप्स ना हो, इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने कहा कि इनका ऑडिट होना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो क्या करेगा ऑडिटर जाके बैंक्स में क्या ऑडिट करेगा, ऑडिटर हैव टू सर्टिफाई। ठीक है बेटा, लिखो आप इस बात को, ऑडिटर्स हैव टू सर्टिफाई दैट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बैंक, the auditors have to certify that statement of accounts of the bank at the closure of the financial year represents true and fair view of bank's financial position। ठीक है, ऑडिटर मस्ट चेक एनपीए। एनपीए क्या होता है बेटा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको आप बोलते हैं बैड डेट्स। तो ऑडिटर्स ने चेक करना है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की एंट्री बुक्स में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट की गई है या नहीं की गई है। ऑडिटर हैज टू सर्टिफाई वेदर देयर इज प्रॉपर डिस्क्लोजर अबाउट एनपीए एंड बैड डेट्स। ठीक है बेटा, और इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, इनकम्स, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स। शाबाश, ये उसको सर्टिफाई करना होता है।
बाकी कुछ ज्यादा बड़ी बात इसके अंदर हमें नहीं पढ़नी है, इतनी बात करनी है। एक तो हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 याद करना है। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग, जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है। उसका मेन कंसर्न किस पे होगा? खर्चों पर मेन कंसर्न होगा कि खर्चे की एंट्री प्रॉपर तरीके से की गई है। और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में चेक करेगा, बैड डेट्स के बारे में वो चेक करेगा कि कितना ऐसा डेट है जो बैंक रिकवर नहीं कर पाया। ये सब बातें बैंक चेक करेगा बेटा, शाबाश। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक बात और, बैंक ऑडिट हमने किया, शाबाश। एक और हम ऑडिट करने वाले हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, शाबाश बेटा। तो आइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये सभी एक्सटर्नल ऑडिट हैं, आप ध्यान देना बेटा बच्चे। कोऑपरेटिव ऑडिट, जिस तरह से कंपनी एक ग्रुप बना के काम करते हैं, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ग्रुप बनाकर काम करते हैं। लेकिन कंपनी और सोसाइटीज के बीच में एक डिफरेंस ये होता है बेटा, कंपनीज को प्रोफेशनल लोग चलाते हैं और कई बारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐसे लोग गवर्न कर रहे होते हैं जिनको प्रॉपर साइंटिफिक अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होती। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। इन सब चीजों को आपने अपने बुक से पढ़ना है, स्टडी मैट से पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनी की तरह आप देख सकते हैं। कंपनी का मकसद प्रॉफिट मेकिंग होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए होता है। शाबाश बेटा। जैसे हम सारे मान लो हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, हम गांव में रहते हैं, मान लो हम सब गांव में रहते हैं और हम सब गाय भैंसे पालते हैं, मिल्क प्रोड्यूस हम करते हैं, हम सभी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, गाय भैंसे पालते हैं। तो क्या होता है बेटा कि हमारा दूध शहर जाता है, हम इंडिविजुअली उसको लेकर जाते हैं, सभी दुखी होते हैं। तो हमने क्या करा, मिलकर एक ट्रक खरीद लिया, मिलकर एक ग्रुप बना लिया। हमें से कोई भी इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो अपना अलग अलग ट्रक खरीदता, तो हम सब ने मिलकर एक ट्रक खरीद लिया। ट्रक से हम क्या करते हैं, ट्रक पर दूध रखते हैं, शहर में बेचकर आते हैं। हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी होती है तो हम बेटर प्राइस बार्गेन कर सकते हैं। तो मिलकर हम मिल्क प्रोड्यूस हम अपना अपना करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम ग्रुप में करते हैं, मार्केटिंग उसकी हम ग्रुप में करते हैं। तो कुछ इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करते हैं। जहां कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद अपने मेंबर्स की हेल्प करना होता है। ठीक है बेटा, तो जिस तरह कंपनी काम करती है आप मोटा मोटी इसको ऐसे देख सकते हैं, उस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी काम करती है। ठीक है बेटा, कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट इसकी जो होती है बेटा, वो ऐसे लोगों के पास होती है जो जिनका इलेक्शन मेंबर्स ने मिलकर किया है, यानी उनके पास जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स की बढ़िया नॉलेज हो। इसीलिए इंडिपेंडेंट फाइनेंस ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा आपको ऑडिट में? इसके लिए ऑडिटिंग की इसकी रिक्वायरमेंट है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कई बार क्या है बेटा, इसको क्योंकि नॉन प्रोफेशनल लोग इसको अकाउंट्स को बना रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ऑडिट करवाओ। ठीक है बेटा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो ओनरशिप और मैनेजमेंट में जो डिफरेंस है, यानी हम लोगों ने सोसाइटी बनाई और कुछ गवर्निंग बॉडी को हमने इलेक्ट कर लिया। अब वो गवर्निंग बॉडी अकाउंट्स में एक्सपर्ट है कि नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने आते हैं कि नहीं आते, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज की यहां पे जरूरत है। आप नोट कर लीजिए, शाबाश, आप नोट कर लीजिए बेटा। द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, आप नोट कर लीजिए बेटा, द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, the management of affairs of cooperative society
इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, यानी मान लो हमारे मेंबर 100 हैं, लेकिन मैनेजमेंट हमने 4-5 लोगों को ही दी हुई है, 4-5 8-10 लोगों को ही हमने मैनेजमेंट दी हुई है। यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस हो गया। आगे लिखो, दिस रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, यानी पैसा मेंबर दे रहे हैं, मार्केटिंग करके आ रहे हैं कौन लोग, जो गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, जो मैनेजमेंट जिनके हाथों में है। तो यहां से ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। दिस रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसीलिए नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कंपलसरी है? आपने आंसर देना यस, बस 1 नंबर का ही सवाल आएगा आपके एग्जाम में, बस इतनी सी बात समझनी है। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन इंडिया। शाबाश। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट कंपलसरी है इंडिया के अंदर, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। शाबाश बेटा। तो ट्रस्ट ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट हम पढ़ लेते हैं बेटा। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रस्ट ऑडिट। इन सब का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके इसमें, ठीक है। मेरी बात को आपने ध्यान से सुनना है। पहले सीखो ट्रस्ट क्या होता है, व्हाट इज ट्रस्ट, ठीक है। एक होता है ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, आइए एक बारी हम पहले ट्रस्ट को सीखते हैं कि ट्रस्ट क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसके पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट। ये इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है एक पर्सन को, जो इस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट करता है, इसको बोलते हैं ट्रस्टी। क्या बोलते हैं, ट्रस्टी, जिसको ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप दी गई है। ट्रस्टी केवल प्रॉपर्टी की संभाल करता है, उसका बेनिफिशियरी नहीं होता। तो बेनिफिशियरी या बेनिफिशियरीज, अगर बेनिफिशियरी इंडिविजुअल है, बेनिफिशियरी इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये पब्लिक भी हो सकता है। अगर बेनिफिशियरी इंडिविजुअल है तो इसको इंडिविजुअल ट्रस्ट बोलते हैं। शाबाश बेटा। और बेनिफिशियरी अगर पब्लिक है तो उसको पब्लिक ट्रस्ट बोलते हैं। तो
एक बात याद रखना, एक इंपॉर्टेंट नोट यहां लिख लो। यहां कंपनी की, ट्रस्ट की मैनेजमेंट, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है इसकी मैनेजमेंट किसके हाथों में है? ट्रस्टी के हाथों में है। तो प्रॉपर्टी किसी की है, मैनेज कोई कर रहा है, उसका लाभ किसी और को मिलेगा, बेनिफिशियरी कोई और है इसका। तो इसलिए यहां से ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, इसीलिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, चेकिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो ऑडिटर हमें बताएगा कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट थे, जिस मकसद के लिए ए ने सी को ट्रस्टी बनाया था, क्या सी उसको पूरा कर पा रहा है कि नहीं पूरा कर पा रहा। ठीक है बेटा, ये इसके लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहां पे बेटा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर नॉन इंक्लूजन of certain incomes of public trust. Non-inclusion of certain incomes of public trust in their taxable income. ये पॉइंट आपको नोट करना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides for non-inclusion of certain incomes of public trust in their taxable income. So many public trusts get their accounts audited. Many public trusts get their accounts audited. Pursuant to the requirement of Income Tax Act 1961. ट्रस्ट ऑडिट किया, शाबाश बेटा। अब आप समझिए व्हाट इज इंश्योरेंस ऑडिट। ठीक है, अब आप सीखेंगे कि व्हाट इज इंश्योरेंस ऑडिट। नोट डाउन द हेडिंग इंश्योरेंस ऑडिट। तो यहां पे आपको एक एक्ट का नाम याद रखना है इंश्योरेंस ऑडिट के लिए, शाबाश, ध्यान दीजिए। एक्ट का नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999। ठीक है, तो दो बातें करनी है इंश्योरेंस कंपनी को, एक तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स करना है, और दूसरा करना है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 दो काम करने हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और ऑडिट करना है। तो इंश्योरेंस ऑडिटर क्या करेगा? एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशंस करेगा, रिकॉर्ड्स करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेगा ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। चेक करेगा कि कस्टमर ने जो प्रीमियम पे किया है, कई बार इंश्योरेंस कंपनीज लालचवश आके प्रीमियम कम कर देते हैं
और रिस्क कवर ज्यादा कर लेते हैं। तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया में ये प्रोविजन नहीं, इंडिया में ये प्रावधान नहीं है। इंडिया में तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अभी अभी आई हैं। जब प्राइवेट कंपनीज यहां आई हैं, उससे पहले कौन होता था? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC, GIC, जो ये LIC की जो सिस्टर कंसर्न है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये पहले गवर्नमेंट एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी यानी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ये काम करते थे। बाद में LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 पास करके ये LIC इंश्योरेंस का काम ये लोग करते थे। तो इंश्योरेंस ऑडिट में क्या है कि बेटा अभी प्राइवेट इंश्योरर आ गए हैं बहुत सारे, तो वो प्रीमियम कम ना दें, कम लेके रिस्क ज्यादा ना उठाएं। क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज फेलियर करते हैं, अपने प्रॉमिस को ब्रीच करते हैं, तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है, पब्लिक का विश्वास, भरोसा उठ जाता है इकोनॉमी में। तो बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इन चीजों का पड़ता है। इसीलिए इंश्योरेंस ऑडिट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 ये कहता है कि प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी है, और उनका क्या करवाना है? ऑडिट भी उनका करवाना है। ये बात आपके बात समझ में आनी चाहिए। शाबाश बेटा। चलिए हम आगे बात को बढ़ाएंगे अपनी, हम आगे इस चीज को लेकर चलते हैं। चलिए शाबाश बेटा। तो और क्या बच गया बेटा? सारे तो हमने कर लिए, लगभग सारे हमने कर लिए। शाबाश बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट होता है एक बेटा, एक गवर्नमेंट ऑडिट होता है, ठीक है बेटा। पार्टनरशिप फर्म की तरह सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट, पार्टनरशिप का ऑडिट बेटा, ये सब तरह के ऑडिट होते हैं। मकसद सबका एक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना, इंक्वायरी करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये सब बातें चेक करना होता है, चाहे वो पार्टनरशिप ऑडिट है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट है, ठीक है बेटा। तो पार्टनरशिप फर्म की बात करें या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, पहले हम मान लो पार्टनरशिप की बात करते हैं। भारत में क्या है कि लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ये नोट कर लो बेटा, बात एक नोट कर लो। इन इंडिया ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म is not legally required to get their financial statements audited. In India, it is not required, ऐसे लिखो, in India it is not required to get the financial statements audited of partnership firms. लेकिन जहां ग्रुप इन्वॉल्व होगा बेटा, भाई हम आपकी ईमानदारी पे शक नहीं कर रहे हैं। मान लो हम 5 पार्टनर हैं, तो पार्टनर एक दूसरे पे शक ना करें, एक दूसरे पर यकीन ना खोएं अपना, क्योंकि पार्टनरशिप जब तक चलती है जब तक आपस में ट्रस्ट है। तो लीगल रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी कई लोग इसका ऑडिट करवाते हैं, और ऑडिटर आके चेक क्या करेगा? जो ऑपरेशंस को चेक करेगा, भाई प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बुक्स मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई घपलेबाजी अगर है तो वो क्यों है, तो करेक्टिव मेजर्स कैसे लेना है चोरी चकारी को रोकने के लिए। तो वो सब बेटा मकसद ऑडिटर के, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो, मकसद एक ही होता है कि फाइनेंशियल बुक्स, बैलेंस शीट प्रॉपर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। ऑडिट वो कोई भी हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट की बेटा। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हम कर रहे थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का भी जैसे पार्टनरशिप का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट, जहां पे अकेला मालिक पर्सन होता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप का भी ऑडिट लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, एक वो सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर उनकी टर्नओवर होगी, उनकी फीस वगैरह होगी, तो वो ऑडिट की डेफिनेशन में आ जाएंगे।
लेकिन एज सच उनका ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अब इस सब बातों को पढ़ के आना बेटा, बहुत आसान है, कोई इसमें खास बात नहीं है। ठीक है बेटा। गवर्नमेंट ऑडिट की जहां तक बात करें, शाबाश, तो गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब यह है बेटा कि गवर्नमेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है। एक एजेंसी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग बोलते हैं, CANAG बोलते हैं इसको, या कुछ लोग कैग बोलते हैं, कुछ CANAG बोलते हैं। मतलब क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑडिट aims at ensuring that the financial transactions of the government are executed properly. They maintain their records properly or not. तो गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब क्या है कि सरकारों का ऑडिट करना, या गवर्नमेंट जिन लोगों का ऑडिट करवाना चाहती है उन लोगों का ऑडिट करना। तो कौन करता है? CANAG खुद करता है, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है बेटा। ठीक है बेटा। तो गवर्नमेंट ऑडिट में दो बातें, गवर्नमेंट का ऑडिट और गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट, या ऐसी कंपनीज का ऑडिट जिनका गवर्नमेंट ऑडिट करवाना चाहती है। तो बहुत सारे ऑडिट हमने पढ़ने हैं बेटा। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है बेटा। फंक्शनल ऑडिट, आपके बिजनेस का एक अलग से कोई फंक्शन है, जैसे मान लो आप AC बनाते हो, आप उसका कंप्रेसर अलग से आप एक बनाते हो, तो उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए आप ऑडिट करवाते हो, उसको फंक्शनल ऑडिट कहते हैं बेटा। ठीक है। प्रोप्राइटी ऑडिट होता है बेटा एक, कि आपने बेटा प्रॉपर प्रोप्राइटी ऑडिट को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लिखवा देता हूं बेटा इस बात को। अंडर दिस टाइप ऑफ ऑडिट all expenses are scrutinized with a view to ascertain the cases of improper, avoidable expenditures. This audit is like management audit and helps the management in finding out the inefficiency. यानी खर्चे कर रहे हो, रूल्स के अकॉर्डिंग खर्चे कर रहे हो, जो आपने रूल्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग खर्चे कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो जरूरत से ज्यादा खर्चे आप कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। शाबाश बेटा। ऐसे ही एफिशिएंसी ऑडिट होता है बेटा। एफिशिएंसी ऑडिट क्या होता है बेटा? आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं बेटा। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को ही एफिशिएंसी ऑडिट भी बोल देते हैं, जिसमें आपका कोई डिपार्टमेंट है, कोई डिवीजन है, कोई लोकल एरिया के लिए अलग से आपने यूनिट बना रखी है। ठीक है बेटा। एक जो प्रोग्राम आपने बनाया था उस यूनिट के लिए, उसके लिए जो आपने प्लानिंग की थी और जो एक्चुअल में कंपेयर करेंगे, यानी आपने मान लीजिए बेटा मेरे को राजस्थान का हेड बना दिया या मेरे को पंजाब का हेड बना दिया, तो मेरे को जो टारगेट दिया था और जो एक्चुअल मैंने कंपनी का टर्नओवर करके दिया, कि उसमें डिफरेंस कितना था। इसमें हम किसी पर्सन की, किसी फंक्शन की, किसी एरिया की एफिशिएंसी को हम अप्रेज करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को ही क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी ऑडिट। तो ये सब बातें बेटा आपने सब एक्सटर्नल ऑडिट हैं, बहुत तरह की हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले इंटरनल ऑडिट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बेटा फाइनेंशियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, ट्रस्ट ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, भगवान आपका भला करे, पार्टनरशिप ऑडिट, सो प्रोप्राइटरशिप ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फंक्शनल ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट एक जैसे ही होता है, कुछ फर्क नहीं होता। एफिशिएंसी ऑडिट। ठीक है बेटा। तो ये सब बातें बेटा हमने पढ़नी है, बहुत ध्यान से आपने ये स्टडी मटेरियल से चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर
बहुत सिंपल है, लेकिन 1-2 नंबर का जरूर आएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, टूल्स ऑफ ऑडिटिंग। ये टेक्निकल चीज है, इसमें पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है बेटा। इसमें हम पढ़ेंगे ऑडिट प्लान क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है बेटा। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। शाबाश। कल इसी समय फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। शाबाश। बढ़िया तरीके से आपने ये ऑडिट वाला कंसेप्ट करना है। ठीक है। और इसके बाद ऑडिट का नेक्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद, शाबाश, लगभग 2 से 3 लेक्चर लगेंगे टूल्स ऑफ ऑडिट खत्म करने में। और टूल्स ऑफ ऑडिट खत्म करने के बाद, शाबाश, हम उसके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे। एक चैप्टर वो है बेटा, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए, राइट्स एंड पावर ऑफ ऑडिटर, ये बात हम सब डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, मेन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिट रिपोर्ट कितने तरह की होती है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्या क्या उसमें बातें लिखी होती हैं, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ज्यादा बड़ा हमारा ऑडिट का सिलेबस नहीं है। 2-3 लेक्चर के बाद ही आपको ये लगेगा, 1-1 घंटे के 2-3 लेक्चर के बाद ही आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि जैसे तो ये ऑडिट हमारा खत्म ही हो चुका है। ज्यादा बात, लंबा चौड़ी बात नहीं है। बस बात यह है कि आपने क्या करना है बेटा, सिस्टमैटिक तरीके से 3 बारी आपने स्टडी मटेरियल को पढ़ना है। कितनी बारी पढ़ना है? 3 बारी। ऑडिट के जो ये मार्क्स हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। ये ऑडिट के मार्क्स ये लड्डू हैं, आपको पास कराने में इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। देखो बेटा, पास होने की एक स्ट्रेटेजी आपने बनानी है। पास होने की स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे तो ही आप पास हो पाएंगे। तो टोटल जो ये आपके 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में से जो ऑडिट वाला जो पार्ट है, इनमें 1 नंबर भी आपका नहीं कम होगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्या करना है, आपने 3 बारी इन सबको बातों को पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़िए, फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़िए। 2 बारी इन चैप्टर को, 2 चैप्टर हैं इनको 3 बारी आप पढ़िए। ठीक है। 3 बारी, जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे इनको तो आपको ये बातें याद होना, अपने आप ही याद होना शुरू हो जाएंगी। पहली बार आपने ये नहीं सोचना कि मुझे कितना याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको आप बस सारा का सारा पढ़ दीजिए, फिर दोबारा पढ़िए बेटा। तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड पर छप जाएगा। साथ ही आपने मेरे लेक्चर भी अटेंड करे हैं, तो ये सब बातें आपके माइंड पर छप जाएंगी बेटा। और फिर मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। लाइव सेशन के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे बेटा, इसके अंदर टेस्ट आपका लेंगे। बुक के सारे क्वेश्चन हमें करने हैं बेटा। ठीक है। तो ये सब बातें हम डिटेल में इनकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। शाबाश बेटा। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस सेशन।